Hello students, Namaste. Welcome to class 12th Chemistry English Medium. Students, our chapter Surface Chemistry chapter 5 is going on. In this chapter we study some important terms related to surface chemistry, and today we are going to also study some remains terms of surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री की कुछ एक दो टर्म्स और हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सरफेस केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियो में जिस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा समझना था और पढ़ा था वो थी एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन के बारे में हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा था, और एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो होती है उसके लिए हमने दो मेन टर्म्स आपको बताई थी, एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। क्लियर? इनको सबको हमने डिफाइन भी किया था। तो एडसॉर्प्शन स्टूडेंट्स आपको बताया था, कोई भी लिक्विड और गैसियस जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो एडसॉर्प्शन कहलाता है। अब इसके अगर अपोजिट टर्म की बात करें हम, तो अपोजिट टर्म होती है डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसॉर्प्शन को हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों अपोजिट हैं। एडसॉर्प्शन में तो लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस होते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे सॉलिड सरफेस पर, और डिसॉर्प्शन में क्या हो जाएंगे? जो एडसॉर्बेट एक्यूमुलेट हुआ है उसको रिमूवल करने की जो प्रोसेस है वो डिसॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिसॉर्प्शन। ठीक है, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, the process of removal of adsorbate from the surface of adsorbent is called डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसको बोलेंगे? हमको रिमूव करनी है एडसॉर्बेट को किसकी सरफेस से? एडसॉर्बेंट की सरफेस से। ठीक है ना। तो डिसॉर्प्शन कहलाया जाएगा। ये एडसॉर्प्शन का बिल्कुल अपोजिट टर्म है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों वर्डों को आप क्लियर कर लो। एडसॉर्प्शन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एडसॉर्प्शन तो क्या होता है कि लिक्विड और गैसियस जो सब्सटेंस है वो सॉलिड की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होता है। ठीक है। इसमें तो क्या होता है? सॉलिड की सरफेस पर आकर कोई मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, वो प्रोसेस होती है एडसॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लें आप, और सॉलिड सब्सटेंस जैसे मैं आपको दे दूं बेटा एक स्पंज। स्पंज एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। जैसे देखो मेरे पास स्पंज है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। अब आप सोचेंगे सॉलिड सब्सटेंस के अंदर तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, वो पिचकता ही नहीं है, लेकिन ये तो पिचक गया है ना। तो ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस मटेरियल इज पोरस एंड एयर एक्यूमुलेट बिटवीन द पोरस। ये पोरस सब्सटेंस है जिसके
जो पोर्स हैं उनमें एयर फिल हो जाती है और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो एयर बाहर निकल जाती है, तो इस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं क्योंकि गैप है उनके बिटवीन, ठीक है ना। और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो तुरंत ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है। क्यों? एयर इसके अंदर इंटर कर जाती है। बट दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉलिड सब्सटेंस। तो अगर आप इस सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड के कांटेक्ट में रखते हो तो ये उस लिक्विड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। लिक्विड सब्सटेंस जो होता है वो उसके अंदर इंटर कर जाएगा और इसकी केवल सरफेस पर थोड़ी इंटर करेगा, कंप्लीट सब्सटेंस के अंदर इंटर करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा? तो ये दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो क्या है? कंप्लीट सब्सटेंस इसके अंदर पूरे के पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए और यहाँ पर केवल सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है जो अदर मटेरियल है वो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ और फिर आप डेफिनेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इन इन्वॉल्व्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द substance throw out the bulk of solid, throw out the bulk of solid और liquid। तो ये प्रोसेस कैसी होती है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखो एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों हमने चेक कर लिए। अब दोनों हमने चेक कर लिए तो एब्जॉर्प्शन को आप सोचिए, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ही आपने इस सब्सटेंस को लिया, इसे किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में रखा, लिक्विड के कांटेक्ट में रखा तो यूनिफॉर्मली लिक्विड पार्टिकल्स जो है इसके अंदर इंटर कर गए और पूरे के पूरे इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है। पहली बात, इसकी सरफेस पर नहीं एक्यूमुलेट होते, वो कंप्लीट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। अब एडसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? एडसॉर्प्शन के अंदर तो केवल इसकी जो सरफेस होती है उसी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट कि जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो जैसे आप इस स्पंज को वाटर के अंदर रखते हो तो फर्स्ट में एब्जॉर्प्शन रैपिडली होता है, लेकिन फिर टाइमली ये प्रोसेस स्लो हो जाती है और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाती है एब्जॉर्प्शन की। इसको आप पानी में डाल दो, जब तक इसके अंदर वैकेंट प्लेस है, बहुत फर्स्ट में तो एकदम तेज़ी से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे इसके अंदर वाटर फिल होता जाएगा तो ये प्रोसेस स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी और जब कंप्लीटली वाटर फिल हो जाएगा इसके पोर्स के अंदर तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तो आपके एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो रेगुलरली चलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ हम डिफरेंस बना सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नोट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंस नोट करता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो नोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड
एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इधर मैं एडसॉर्प्शन लिख लेता हूं और यहां पे एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं। डिफरेंस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1, एडसॉर्प्शन क्या होता है देखो। द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज एडसॉर्ब्ड। द प्रोसेस इन विच ए substance is adsorbed at the surface of another, at the surface of another। इसमें तो क्या होता है, एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर एडसॉर्ब्ड होता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस is uniformly distributed throughout the another substance, distributed throughout the another सब्सटेंस। ठीक है, डेफिनेशन से निकाल लिया पहला हमने तो डिफरेंस। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के अंदर पूरे के पूरे में फैलता है कि नहीं फैलता है। ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, ये जो एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये केवल कहाँ पर होती है, कहाँ संभव हो सकती है, सरफेस पर। ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पर संभव हो सकती है, थ्रू आउट द सब्सटेंस, पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर हो सकती है। तो दूसरा डिफरेंस आप ये नोट कर लो, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन सरफेस ओनली। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन सरफेस की एट सरफेस लिखें, एट सरफेस ओनली। ये तो केवल सरफेस पर संपन्न हो सकती है प्रोसेस तो, और ये थ्रू आउट द सब्सटेंस। नंबर 2, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द सब्सटेंस। और ये प्रोसेस पूरे सब्सटेंस के अंदर होती है, जैसे स्पंज ने पानी को एब्जॉर्ब किया था ना। थर्ड देखते हैं चेक करके हम, इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। इट अकर्स ए यूनिफॉर्म रेट। ये तो एक यूनिफॉर्म रेट में होता है। ठीक है ना। और जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ये शुरुआत में तो तेजी से होती है, फिर धीरे धीरे होती है। इट इज रैपिड इन बिगिनिंग, इट इज रैपिड इन बिगिनिंग एंड स्लो। और फिर क्या हो जाएगी, बिगिनिंग में तो शुरू तेजी से होगी, एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। बिगिनिंग
and slow down near the equilibrium। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आता जाएगा तो इसकी जो रेट है एब्जॉर्प्शन की वो स्लो होती चली जाएगी। ठीक है ना। फोर्थ चेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डिफरेंस और नोट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये वाला ये उल्टा लिख गया, इसको तो इसमें लिखिए और इसको इसमें लिखिए। ठीक है ना, चेंज करिए। इट इज रैपिड इन बिगिनिंग एंड स्लो डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। और इसमें आप नोट करेंगे इट अकर्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। इन ए यूनिफॉर्म रेट। और फोर्थ एग्जाम्पल के लिए आप एक फोर्थ जो डिफरेंस है उसके लिए आप एक एक एग्जाम्पल नोट कर दो। बोलेंगे एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका। एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल के द्वारा वाटर वेपर का एडसॉर्प्शन हो सकता है ना, ये आपको कल एग्जांपल्स के तौर पर बताया था। और इसमें लिख देंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय कैल्शियम क्लोराइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आप बना सकते हो एब्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बिटवीन। ठीक है ना। ये फोर डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक आध बार अभी पूछा गया था ये, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो कोई भी दो डिफरेंस हम ध्यान में रखकर नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए आप इनको। एक टर्म और चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना में क्या होता है कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की दोनों प्रोसेस सिमुल्टेनियसली इसमें चलती हैं। एडसॉर्प्शन भी होता है और एडसॉर्प्शन होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों प्रोसेस जब एक साथ चलती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सॉर्प्शन। ठीक है ना। सॉर्प्शन क्या हो जाएगी? जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस सिमुल्टेनियसली चलती हैं तो वो क्या होती है? सॉर्प्शन होती है। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है हमको। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूं मैं। व्हेन द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन, व्हेन द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन, व्हेन द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एंड absorption takes place simultaneously
जब दोनों के दोनों जो प्रोसेस होती हैं वो सिमुल्टेनियसली चलती हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अब देखो सॉर्प्शन की प्रोसेस में एग्जाम्पल नोट करते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं कि जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका एडसॉर्प्शन कराते हैं हम चारकोल पर। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो चारकोल की सरफेस पर एडसॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स दिस गैस डिफ्यूज्ड इनर सरफेस ऑफ चारकोल। पहले तो हाइड्रोजन गैस चारकोल की सरफेस पर एडसॉर्ब हुई और कुछ देर बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो डिफ्यूज होकर इनर एरिया में घुस जाती है। किसके में? चारकोल के अंदर इंटर कर जाती है। तो चारकोल के अंदर इंटर कर रही है तो इट मीन्स क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो अकर्स हैं कि नहीं है? तो इसलिए इस टोटल प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? सॉर्प्शन। क्या बोला जाएगा? सॉर्प्शन। तो इसका एग्जांपल नोट कर देता हूँ। H2 गैस इज एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ चारकोल। हाइड्रोजन गैस इज एडसॉर्ब्ड एट द सरफेस ऑफ चारकोल। हाइड्रोजन गैस चारकोल की सरफेस पर क्या होती है? एडसॉर्ब्ड होती है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम it is diffused inner surface. It is diffused inner surface of charcoal. लेकिन कुछ देर बाद, जैसे देखो ये चारकोल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है? चारकोल। और हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गई। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई? एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है? कुछ देर बाद क्या होता है? हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के अंदर चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गए। ये प्लेस वैकेंट हो गया, यहाँ पर और हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो जाएगी, फिर से वो पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? चारकोल के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एडसॉर्प्शन। तो दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो सिमुल्टेनियसली हो रही है कि नहीं हो रही है? इसलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा? सॉर्प्शन। क्लियर है? क्या बोल दिया जाएगा? सॉर्प्शन, ठीक है ना। एक अदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, और अदर एग्जाम्पल क्या है कि डाइज जो होती हैं, डाई,
फर्स्ट ऑफ ऑल dyes are adsorbed at the surface of fibers। पहले तो क्या होता है, जब आप किसी डाई को फाइबर के पास या फाइबर पर डालते हो तो ये डाई फर्स्ट में तो क्या होती है, एडसॉर्ब्ड हो जाती है सरफेस पर, किसके पर, फाइबर के पर, ठीक है ना। एंड दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइबर, एंड दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइबर इन द एंड। अंत में क्या होता है, अंत में ये जो डाइज हैं इनको फाइबर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि फर्स्ट में तो क्या हुई है, उसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई है डाई, फर्स्ट में तो क्या हुई है, सरफेस पर एक्यूमुलेट हुई है, इसलिए एडसॉर्प्शन हुआ है। लेकिन कुछ लास्ट में अंत में होता क्या है, ये फाइबर जो है इस डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि एडसॉर्ब्ड और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों प्रोसेस हुई हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल भी किसके लिए आता है, सॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं, और इसके लिए एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दो नोट किए हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का चारकोल की सरफेस पर एडसॉर्प्शन होना और कुछ देर बाद उस चारकोल के द्वारा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से जब डाइज को आप फाइबर्स पर डालते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डाइज होती हैं वो फाइबर्स के ऊपर एक्यूमुलेट होती हैं, यानी कि एडसॉर्प्शन होता है, और कुछ देर बाद लास्ट में क्या हो जाता है कि वो डाई के जो पार्टिकल्स हैं वो इनर सरफेस में, किसकी, फाइबर के इनर सरफेस में एंट्री कर जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखो थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स को चेक करते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एडसॉर्प्शन जब होता है तो वहाँ पर कुछ हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। जब एडसॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स किसी भी सॉलिड की सरफेस पर तो वहाँ पर कुछ हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि 1 मोल एडसॉर्बेट है और उसका एडसॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइम पर जो हीट रिलीज हो रही है उसको क्या बोल सकते हैं, मोलर हीट बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना मोलर हीट। इट मीन्स, दोबारा मैं बोलता हूँ कि जब एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो उस जगह पर कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है, समझ में आ गई। एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है। अगर हम मान लें कि 1 मोल कोई सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस का कोई का एडसॉर्प्शन हुआ है, तो उस टाइम पर वहाँ पर जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। क्या बोल सकते हो आप, मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो मैं इसकी डेफिनेशन नोट करता हूँ। तो फिजिकल इसकी डायनामिक्स में फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है इसकी ड्यूरिंग क्या होती है,
हीट रिलीज होती है। अगर यहाँ पर एडसॉर्बेंट जो है उसकी अमाउंट आप यानी कि सब्सटेंस की अमाउंट आप 1 मोल ले रहे हो, सब्सटेंस की अमाउंट कितनी ले लूँ मैं यहाँ पर 1 मोल, तो एडसॉर्प्शन हो रहा है कितने का, ऑफ 1 मोल एडसॉर्बेट, ऑफ 1 मोल एडसॉर्बेट। एडसॉर्प्शन कितने का मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 मोल एडसॉर्बेट का, ठीक है ना। तो इस टाइम पर एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, ये कहूँगा एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, अगर 1 मोल एडसॉर्बेट का एडसॉर्प्शन होता है एडसॉर्बेंट की सरफेस पर, ठीक है, तो इन एन एडसॉर्प्शन, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, ये फिनोमेना कहलाएगा मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें हीट रिलीज होती है कुछ अमाउंट में, ठीक है ना। अगर आप जिस सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन कराना चाहते हो उसको एडसॉर्बेट बोलेंगे, और जिसकी सरफेस पर ये होगी प्रोसेस उसको एडसॉर्बेंट बोलेंगे। तो आप यहाँ पर अगर एडसॉर्बेट को 1 मोल अमाउंट में लेते हो, 1 मोल अमाउंट में एडसॉर्बेट हम लेते हैं, तो जब ये एडसॉर्बेंट की सरफेस पर एडसॉर्प्शन होता है इसका, तो उस टाइम पर जो हीट रिलीज होगी वो फिनोमिना क्या कहलाएगा, वो फिनोमिना कहलाएगा मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। ये मैं नोट कर रहा हूं, ठीक है ना। इन एन एडसॉर्प्शन, इन एन एडसॉर्प्शन फिनोमिना इज कॉल्ड molar heat of adsorption। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, मोलर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। अब एक चीज आपको बता देता हूं कि एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आएगी, अगर एंडोथर्मिक होती तो पॉजिटिव आती, ठीक है ना। लेटेंट हीट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नोट कर देता हूं मैं, एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज, एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक। सो द वैल्यू ऑफ डेल एच इज नेगेटिव। डेल एच की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई गैस मटेरियल लिया आपने, गैस की बात करें, अगर कोई गैसियस मटेरियल एडसॉर्ब हो रहा है, व्हेन ए गैस एडसॉर्ब्ड, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो
मूवमेंट होगा गैसों का। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब्ड होंगे सरफेस के ऊपर, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो डिक्रीज होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? डिक्रीज होगा। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा तो गैस की एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। जब आप किसी भी गैसीय सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन करा रहे हो, तो जब गैस एडसॉर्ब्ड होती है सरफेस पर, तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज होता है। और जब गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिक्रीज होता है तो ठीक उसके कारण उसकी जो एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज होती है। होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। When a gas is adsorbed, when a gas is adsorbed, then the movement of molecule decreases। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? डिक्रीजेस होता है। जैस एस और लगा देना, ठीक है ना। अगर मूवमेंट डिक्रीज हो गया है यहां पर तो क्या डिक्रीज हो जाएगी? एंड एंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीजेस। एंड एंट्रोपी ऑफ गैस डिक्रीजेस। अगर गैस की एंट्रोपी डिक्रीज हो गई तो एंट्रोपी की वैल्यू कैसी आएगी बताओ? नेगेटिव। सो द वैल्यू, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से। वैल्यू ऑफ डेल एस इज नेगेटिव। अरे गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन ध्यान कर लो। गिब्स फ्री एनर्जी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से, ठीक है ना। चेंज इन हीट डेल एच, एंट्रोपी डेल एस। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिक्रीज हुआ है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, और एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। चेक करके देख लेना इक्वेशन से। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम गिब्स में लगा ही रहा हूं। गिब्स इक्वेशन क्या होता है? गिब्स इक्वेशन बताओ। डेल जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। यही तो इक्वेशन था गिब्स फ्री एनर्जी का। अब गिब्स फ्री एनर्जी का ये इक्वेशन था, तो इसमें देखो अगर टेम्परेचर को नॉर्मल मान लिया जाए तो यहां पर मैं नोट, चलो यहीं पे नोट कर देता हूं। एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है स्टूडेंट्स? डेल जी की, डेल एच की जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा हो जाती है? एंट्रोपी से। चेंज इन हीट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी। नॉर्मल टेम्परेचर पर। और अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है डेल एच यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी की वैल्यू अधिक हो जाती है किससे? एंट्रोपी से। तो स्टूडेंट्स डेल जी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर डेल जी की वैल्यू निकालो। देखो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव कुछ भी हो। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी
और इसकी वैल्यू रह जाएगी कम, तो यहाँ ये नेगेटिव आएगा ना भाई, डेल एच नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ पर जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो नेगेटिव ही तो आएगी, और वो जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डेल जी की वैल्यू कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव। डेल जी की वैल्यू कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, द वैल्यू ऑफ डेल जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। और अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो बताओ स्टूडेंट्स, ये जो एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस कहलाएगी। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है वहां पर जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी निकाली थी, तो वहां पर सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम होगा स्पॉन्टेनियस। ध्यान आ रहा है, अगर डेल जी की चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी की जब वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है, और यहां पर भी अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो भी स्पॉन्टेनियस होती है। ये प्रोसेस भी कैसी है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस, क्या नोट कर सकते हो, हेंस एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि एडसॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों मानते हैं, तो आप बता सकते हो कि जब गैसियस एडसॉर्प्शन में जो द रिएक्शन ऑफ एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सो द वैल्यू ऑफ डेल एच इज नेगेटिव, ठीक है ना। एंड व्हेन ए गैस इज एडसॉर्ब्ड देन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड also entropy is decreases, so the value of del S is negative. At the normal temperature del H is greater than del S, then we can say that the value of change in free gives energy is negative, and when the value of change in free gives energy negative, the system operate spontaneous, so we can say that the adsorption process is called spontaneous process. Okay students, तो बड़े ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल है थोड़ा सा क्यों, और लेकिन ये प्रीवियस चैप्टर में आप क्लियर कर चुके हो। वैसे ये चैप्टर बिल्कुल इजी है आपके लिए, पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो इसकी थर्मोडायनामिक्स है एडसॉर्प्शन की, यहाँ पर नोट कराने का जो उद्देश्य था वो यही था कि स्टूडेंट्स इसमें से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको ये लिखवाया था कि एडसॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, तो वहाँ पर हमको आंसर लिखना था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि एडसॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों मानते हैं, तो आप कम से कम रीजन तो निकाल सकते हो ना इसके अंदर से, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको नोट कीजिए। क्लियर।